Hello guys, a very warm welcome to you all as a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स कोचिंग सेंटर, माई सेल्फ अपर्णा सिंह। एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस बीएसटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, मैंने ईपीएस यानी एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही पोस्ट कर दिया है, जिसमें सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताए गए थे। सेम आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बीएसटी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बिकॉज सारे आंसर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ओके, तो टाइम पास ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैं बता दूं आपको कि ईपीएस में क्या था कि 44 क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगे थे, बट बीएसटी में 65 to 66 अप्रॉक्स क्वेश्चन जो है मुझे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो आज इस वीडियो में 60 to 65 क्वेश्चन यहाँ पे मैं डील करने वाले हूँ। ओके, चलिए, तो फर्स्ट है आपका व्हाट इज मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है तो पढ़ाने वाली मैं यहाँ पे हूँ नहीं आप लोगों को, बस आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, याद कर लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में जाएँ तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नया ना हो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज मैनेजमेंट। प्रबंध क्या है, मैंने बार बार बताया क्या हुआ है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी प्रबंध क्या है, मैंने बार बार बताया आपको। आप ये सेम आंसर लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप चाहें तो वो आंसर भी लिख सकते हैं जो मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है। मैंने बताया है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग वर्क एंड टेकिंग वर्क्स फ्रॉम अदर। ओके, अगला आपका है कि प्रबंध लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठन की गतिविधियों की योजना बनाने, संगठन करने, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण करने की प्रक्रिया से है। ठीक है। सेकेंड क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये हमेशा एग्जाम में आता है, प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है। आपको दिख रहा है आंसर कि जो आपका प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है प्लान और एक्शन बनाना। ठीक है, लेकिन जो आपका मैनेजमेंट है वो उस प्लान को क्या करता है, इम्प्लीमेंट कराता है। आंसर लिखा है, पढ़ लेंगे आप। यानी योजनाएं बनाता है कौन, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासन, और उस योजनाओं को लागू कौन कराता है, तो प्रबंधन। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आंसर लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन। तो मैंने बार बार बताया आपको, ये सेम क्वेश्चन ईपीएस में भी था, एंटरप्रेन्योरशिप में भी था, मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया भी था। ठीक है, आंसर का आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे। ओके, अगला आपका है स्टेट टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के दो महत्वपूर्ण कार्य बताइए। सिंपल सी बात है, पहला प्लानिंग हो गया, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। ओके, नियोजन और संगठन। 5 क्या बोलता है बेटा, डिस्क्राइब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। यानी व्यवसाय के रूप में प्रबंध की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे आपको बताना है, तो ध्यान दीजिए, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट है इज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सेकेंड इज एक्वायर्ड नॉलेज एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी विशिष्ट ज्ञान, अर्जित ज्ञान और प्रतिनिधि निकाय। इनके चलते ही हम प्रबंध को क्या बोलते हैं, पेशा बोलते हैं, क्योंकि इसमें विशिष्ट ज्ञान होता है, अर्जित ज्ञान होता है और प्रतिनिधि निकाय होते हैं। अगला क्या है बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लेंगे आप लोग। ओके, प्रबंध का महत्व क्या है, ये 5 पॉइंट आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट निकाल के याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं, मेरा कोशिश है कि वीडियोज शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में बन जाए। अगला आपका है स्टेट 2 एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय के कोई दो तत्व बताएं। दिख रहा है आपको। ओके, कॉपरेशन एंड सेकेंड इज बैलेंसिंग। ओके, सहयोग और संतुलन। अगला क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। दोनों में डिफरेंस क्या है। टाइम स्टडी को इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ओके, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बीच में अंतर बताएं। आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, स्क्रीनशॉट निकालेंगे, सारे क्वेश्चन को याद करते जाएंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कमेंट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगी। ओके, अगला क्या आपका, या फिर अगर वीडियोस नहीं आती है तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक आपको कॉल पे पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्या बेटा, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध की 2 विशेषताएं बताएं, कॉपरेशन और टाइम स्टडी, सहयोग और टाइम स्टडी। अगला क्या बेटा, व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं। दिख रहा है आपको साइंटिफिक प्रबंध मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये साइंटिफिक मेथड होता है डिसीजन मेकिंग का। आप देख सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सब कुछ आंसर लिखा गया है। वैज्ञानिक प्रबंध अंगूठे या परीक्षण की त्रुटि, वैज्ञानिकों के नियम के आधार पर प्रबंध समस्याओं को हल करने के लिए निर्णय लेने में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग को संदर्भित करता है। ओके, सॉरी। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड फयोल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक इन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। मैंने बार बार पढ़ा है कि क्या होता है स्केलर चैन बेटा। डायरेक्ट कोई भी आपके बिजनेस का लोअर लेवल का जो भी पर्सन है वो अपर लेवल पे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। अगर कोई नौकर है तो मालिक से डायरेक्ट वो बात नहीं करेगा, बट इन केस अगर कोई इमरजेंसी है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, गैंग प्लैंक। मैंने आपको बार बार पढ़ाया है। तो गैंग प्लैंक की नीड क्या है। हाँ, गैंग प्लैंक मैं आपको पढ़ा दूँ बिकॉज एग्जामिनेशन में हमेशा आता है, तो इस टॉपिक को थोड़ा डील कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, व्हाट इज गैंग प्लैंक एंड व्हाट इज स्केलर चैन। हिंदी में क्या है, गैंग प्लैंक क्या होता है और स्केलर चैन को क्या बोलते हैं, हम श्रृंखला बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए है क्या,
गैंग प्लैंक और स्केलर चैन। स्केलर चैन एक ऐसा चैन है जो कि आपके बिजनेस में एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है कि जो भी नौकर है वो मालिक से किस तरीके से पहुंचेंगे। यानी सपोज दैट ए जो है आपका वो बिजनेस का ऑनर है, बी मिडिल लेवल में आता है, सी नौकर है, ठीक है। तो अगर सी को कोई बात करनी होगी डायरेक्ट वो ए से बात नहीं करेगा, वो बी के पास जाएगा एंड देन बी कहाँ जाएगा, ए के पास जाएगा। ये है स्केलर चैन। बट अगर बिजनेस में आग लग गई तो हम डायरेक्ट बात ही करेंगे मालिक से ना। यानी इमरजेंसी में जो भी हमारे नौकर हैं, जो भी लोअर लेवल के बंदे हैं, वो डायरेक्ट जाके ऑनर से या फिर टॉप लेवल से बात कर सकते हैं। इमरजेंसी में जिसके हेल्प से बात करते हैं वो वही इमरजेंसी सिचुएशन के आपका गैंग प्लैंक है, ठीक है। होप कि समझ में आ गया होगा। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, बिकॉज वीडियोज़ काफ़ी शॉर्ट होनी चाहिए। लॉन्ग होगी तो फिर आप लोग डर जाएंगे कि मैम इतना बड़ा क्वेश्चन ला दी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। आर्थिक नीतियों के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे, टाइम मिल गया आप लोग को। चलिए 13 क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आर्थिक पर्यावरण के किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको दिख रहा है आंसर, मैंने व्याख्या किया हुआ है, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ओके। आंसर का स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। 14 क्या है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यवसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी आंसर कर लेंगे आप लोग। अगला है स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखिए सारे क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सारे आंसर भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, बस स्क्रीनशॉट निकालना और पढ़ते जाना है उसको। अगला है कि नियोजन की कोई 2 सीमाएं बताइए। दिख रहा है आपको कोई सा भी 2, मैंने लिखा हुआ है गलत भविष्यवाणी। नियोजन एक समय लेने वाली प्रक्रिया, ओके। अगला है स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन के किसी 4 उद्देश्य या महत्व को बताइए। दिख रहा है आपको अगला 17 क्या है, एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन की 2 विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। आंसर आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए जा रही हूँ बिकॉज 60 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन शायद है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगला आपका है प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, कैसे है आपको पता होगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, सब सोचते ही हैं, लिखते हो तो कोई है नहीं, करते तो कुछ है नहीं, ओके। सबसे पहले हम दिमाग में ही सोचते हैं क्या हमें करना है, कैसे करना है। अगला आपका है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्वेश्चन 19 को मोस्ट इंपॉर्टेंट वे क्वेश्चन लगा लीजिए बिकॉज ये हर साल एग्जामिनेशन में आपके आया है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच का अंतर बताएं। दिख रहा होगा आंसर आपको, साफ साफ पढ़ लीजिएगा, ओके। अगला क्या है 20 डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। प्रतिनिधि मंडल के तत्वों पर चर्चा करें। इसका आंसर जो है काफ़ी लॉन्ग में जाएगा बिकॉज ये आपका लॉन्ग आंसर है, ओके। ये जो 20 क्वेश्चन नंबर है वो लॉन्ग में पूछता है, आपको लिखना होगा। मैंने लिखा है अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मैंने उसको पढ़ाया हुआ है। 3 ही होते हैं, कितने होते हैं एलिमेंट्स, 3। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सत्ता, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व, ओके। इसको मैंने डिफाइन भी करा है। अगला क्या है 21 क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत ही ईजी है, मैंने बारह पढ़ाया हुआ है। कि एक और बात, जो भी क्वेश्चन आप लोग को मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसको समझा भी दे रही हूँ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, पावर को देना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पावर को बांटना। डेलीगेशन में क्या होता है कि जो बंदा पावर देता है वो आपके ऊपर ही रहता है, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में पावर देने के बाद सबके पास इक्वल पावर हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टीचर ने मॉनिटर को क्लास में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ओके, लेकिन क्या मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद मॉनिटर टीचर के इक्वल हो गए क्या, नहीं। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि जो बंदा आपको पावर दे रहा है वो आपकी इक्वल नहीं होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो बंदा आपको पावर बांट रहा है उसके पास भी उतनी ही पावर रहती है जितनी कि आपके पास है, ठीक है। समझ गए होंगे विकेंद्रीकरण क्या होता है, और प्राधिकरण और प्रतिनिधि मंडल, शायद हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ओके। अगला क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय अथॉरिटी, ओके। प्राधिकरण से क्या तात्पर्य है, मैंने 12 पढ़ा है, पावर, ओके। शक्ति क्या है, अथॉरिटी है। ऐसे देख लेंगे आप लोग। 23rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का मीनिंग बताएं, डेफिनेशन बताएं। दिखा हुआ है आपको, दिख रहा है आपको, ओके। एक और बात ध्यान देने की, एग्जामिनेशन में मैंने लिखा है कि फ्रेड लुथेंस का मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको बिकॉज इनका डेफिनेशन एकदम क्लियर एंड कंप्लीट है। अगला है व्हाट इज मीन बाई जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या है, पढ़ लेंगे, आंसर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं टाइम पास नहीं करूँगी, फिर से मैंने बोला है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाई स्टाफिंग। स्टाफिंग से आपका क्या मतलब है, बहुत ईजी है, मैंने पढ़ाया है बार बार, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से क्या मतलब है, भर्ती से आपका क्या तात्पर्य है, दिख रहा होगा आंसर आपको, देख लेंगे आप लोग। 27 का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, ये सारे विवया क्वेश्चन हैं, इसको पढ़ डालिए। एग्जामिनेशन में से बाहर क्वेश्चन तो उम्मीद है नहीं होने चाहिए, हाँ इससे क्वेश्चन बहुत सारे आपके मैचेस करेंगे। अगला है स्टेट द नेम्स ऑफ एनी 2 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के किन्हीं 2 चरणों के नाम बताइए। दिख रहा है मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। अगला है कि व्हाट आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती के 2 स्रोत क्या हैं। सिंपल सी बात है, 2 ही हैं, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। अगला है व्हाट राइट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, यानी पर्यवेक्षण के 2 महत्वों की बिंदु लिखिए। कौन कौन सा महत्व है आपको दिख रहा है,
लिख दिया मैंने। अगला है 30 क्वेश्चन नंबर, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन की विशेषताएं बताएं। दिख रहा होगा आप लोग क्या क्या है। ओके, प्रबंधकीय कार्य है कि नहीं है, निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर कार्य है। अगला है गिव 3 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन के कोई 3 तत्व दीजिए। ओके, पर्यवेक्षण, संचार और नेतृत्व। अगला क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन अक्सर आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या पूछेगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का आंसर मैंने लिखा हुआ है। अगला है औपचारिक और अनौपचारिक संचार के बीच अंतर बताएं। दिख रहा है आंसर, आपको लिख लेंगे। अगला है डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन करें, यानी अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। दिख रहा है आपको क्या है आंसर आपका। मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए आप लोगों को। अगला है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सुपरविजन। हाँ, यूट्यूब पे सारे चैप्टर्स तो नहीं है बीएसटी के, बट फिर भी मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने हमेशा कोशिश की कि बीएसटी के सारे टॉपिक्स मैंने डील करे हैं। अगला है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सुपरविजन, पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं, आंसर दिख रहा होगा आपको। ओके, सुपरवाइज करना। अगला होता है बेटा कि स्टेट एनी 3 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या दिक्कतें होती हैं लैंग्वेज में, स्क्रीनिंग में, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स भी होते हैं। दिख रहा है आंसर आपको, भाषा अवरोध, स्क्रीनिंग, संगठनात्मक बाधाएं। अगला 37 क्या बोल रहा है, 36 क्या बोल रहा है, सॉरी, राइट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे नेता की कोई 3 गुण लिखिए। तो क्या क्या है आपको दिख रहा है 3। अगला है आपका स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग, यानी नियंत्रण के उद्देश्य लिखिए, आपका आंसर दिख रहा होगा। ओके, स्क्रीनशॉट निकालेंगे, पढ़ते जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। अगला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दिख रहा है कंट्रोलिंग क्या है, मैंने बार बार पढ़ाया आप लोगों को क्या होता है, होप समझ गए आप लोग। अगला है नेम 3 टाइप्स ऑफ बजट, बजट होते हैं कितने प्रकार के। हाँ, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी आया था, 21 में भी होप सो आया था ये, कि सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट एंड कैश बजट। देख लेंगे आंसर क्या है, 3 बजट के प्रकार बताने हैं आपको। 40 क्या है, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना से क्या आपका क्या तात्पर्य होता है। आंसर दिख रहा है क्या होगा आपको, इसका फॉर्मूला उतार लेंगे हमेशा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको पता होगा, डेट को इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं। अगला क्या है, राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के किन्हीं 3 महत्व लिखिए। दिख रहा है 3 महत्व आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ओके, 42 क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले 2 आपके फैक्टर्स आपको दिख रहे होंगे आपको। 43 इज व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दिख रहा है सर आपको। एंड अगला इज व्हाट इज गियरिंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गियरिंग कैपिटल क्या है, देख लीजिएगा आंसर, साफ साफ लिखा है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आपको पढ़ना है बस। ओके, अगला है 45 व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध से क्या आशय है, दिख रहा है आपको आंसर हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगला है 46 क्वेश्चन नंबर इज स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अचल पूंजी की कोई 3 विशेषताएं बताएं। दिख रहा है विशेषताएं आपको, उसको भी लिख लेंगे। अगला इज डिफाइन कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार को परिभाषित करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। अगला व्हाट इज एसईबीआई, सेबी, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन नंबर, एसईबीआई हर बार एग्जाम में पूछता है, डेफिनेशन छाप लेंगे जो मैंने लिखा हुआ है। अगला है 49 क्वेश्चन नंबर, वाई NSEI इज नॉन एज मॉडल एक्सचेंज। अच्छा, NSEI होता क्या है, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। मॉडल एक्सचेंज भी क्यों, ये नहीं लिखा है कि हाँ, एक और ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि वाई NSEI इज नॉन एज मॉडल एक्सचेंज, तो हमें ये नहीं लिखना है कि NSEI होता क्या है, हमें बस ये बताना है कि मॉडल एक्सचेंज को क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया भैया, क्योंकि ये एक यूनिक स्टॉक एक्सचेंज के काइंड है। ठीक है, आंसर लिखा है आपको। अगला है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सेबी के उद्देश्य क्या है, आपको दिख रहा होगा। 51 इज व्हाट इज मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या है। 52 इज व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आंसर बहुत लंबे लंबे हैं, जो लंबे हैं आंसर वो लॉन्ग में आएंगे, जो शॉर्ट हैं वो शॉर्ट में आएंगे। ठीक है, अगला क्या है 53 क्वेश्चन नंबर, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट, आपको द्वितीय बाजार की किसी 2 विशेषताएं को बताना है। दिख रहा है आंसर, लिख लेंगे। अगला स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय के कोई 2 उद्देश्य बताइए। दिख रहा है आपको 2 उद्देश्य मैंने लिखा हुआ है। ओके, अगला है व्हाट इज मार्केटिंग, विपणन क्या होता है, हो गया आंसर दिख रहा है आपको। एंड अगला है कि डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, विपणन और विक्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्क्रीनशॉट निकालना है, याद करना है आंसर, कोई नहीं आता है आंसर तो कॉल कीजिए। हाँ, कॉल करने का टाइम मैंने बार बार बोला आपको कि आप 10 बजे के बाद कीजिए और 6 बजे के पहले कीजिए। ठीक है, इमरजेंसी है तो 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे, बट ये नहीं कि रात को कॉल करें 12-1 बजे। ठीक है, अगला क्या है व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन मिक्स, प्रोडक्शन मिक्स से आपका क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप, आंसर दिख रहा होगा आपको। अगला है व्हाट इज मीन बाय पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत बिक्री से क्या आशय है। ठीक है,
सब कुछ आंसर साफ साफ लिखे हुए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगला है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एक और बात, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो सिर्फ होगी तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आगे आने वाले सारे वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलिए बीकॉम के सारे वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं आप लोगों के लिए। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा क्या है, आंसर साफ साफ दिख रहा होगा आपको। ओके, व्हाट इज लो, हाँ व्हाट इज लोक अदालत, ये हमेशा आता है। ओके, एक्ट के बारे में लिख देंगे, 1987 जो एक्ट आया हुआ था। लोक अदालत क्या है, आंसर साफ साफ दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अधिनियम जो आया था 1987 में, उसको भी जरूर लिखेंगे, मैंने ऐसा में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है, लिख लेंगे। ये जो क्वेश्चन है हर साल एग्जाम में आता है, एंड कभी कभी शॉर्ट में आता है, कभी लॉन्ग में आता है, तो ये किसी में हो सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 62 इज व्हाट इज मीन बाय 3 टायर फैक्टर ऑफ एज अ व्हाट इज मीन बाय 3 टायर फैक्टर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार त्रिस्तरीय कारक का अर्थ क्या है। तो ध्यान दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, नेशनल होते हैं और स्टेट होते हैं, यही तो है तीन स्टेट, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय। तीनों स्तर के बारे में मैंने लिखा हुआ है, आप आंसर लिख देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है डिस्कस 2 फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की 2 विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इनोवेशन हो जाएगा, रिस्क बेरिंग हो जाएगा, है कि नहीं है, पहले क्या होगा आपका, नवाचार लिख सकते हैं आप, है कि नहीं, जोखिम वहन करना भी लिख सकते हैं आप। अगला है आपका स्टेट 2 रीजन्स फॉर द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के 2 कारण बताइए। पहला क्या है भैया, रोजगार के अवसरों का सृजन, दूसरा क्या है, पूंजी निर्माण, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंड सेकंड इज कैपिटल फॉर्मेशन। ये था आपका बीएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 64 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने शायद 16-17 मिनट का वीडियो बना होगा आपको, इसमें मैंने 65 या 64 क्वेश्चन मैंने आपको सारा कुछ डील कर दिया है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ डालिए इसको, एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, याद कर लीजिए, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।